नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब? बीजेपी तो चाहती है कि मोदी जी देश के भगवान हैं। वो स्वयं कहते हैं मैं तो बायोलॉजिकल हूं, नहीं नॉन बायोलॉजिकल हूं। बीजेपी तो चाहती है कि पूरी परंपराएं जो इस देश की हैं, संविधान सब समाप्त हो। किस तरह से 400 पार का नारा दिया सबने देखा। भ्रामक कल भी तथ्य प्रस्तुत किए गए उस सभा के अंदर। हमें प्रतिक्रिया इसलिए देनी जरूरी समझी, अगर ये राजनीतिक मंच ना होता, ये केवल धार्मिक होता, तो हम संतों का, धर्माचार्यों का बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। हम हमेशा से दिल की गहराइयों से साधु संत समाज का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह के बयान दिए गए, हमें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर होना पड़ा। मैं बता देना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 2024 में रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 26 में दी, मार्च में, और 24 में ही 20 दिसंबर 2024 को ये पूरा मुद्दा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी इस पर कई बैठकें कर चुकी है और इसके ऊपर चर्चाएं जारी हैं। लेकिन किस तरह से राम मंदिर की डकैती और पेपर लीक और छात्र जो अब सड़कों पर आ रहे हैं, बीजेपी की पोल खुल रही है जगह जगह पर, किस तरह से जेन-ज़ी और जेन अल्फा और छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि मिड डे मील में नमक की जगह सर्फ डाला जा रहा है। अब बीजेपी का ढोल फट रहा है। उसी ढोल को सीलने के चक्कर में वो जो 56 इंच का गुब्बारा फूट चुका है, उसको किस तरह से दोबारा उसमें पंप लगा के हवा भरी जाए। इन्होंने एक कल मंच का भाजपा के लोगों ने दुरुपयोग किया, धामी साहब ने दुरुपयोग किया, चौहान साहब ने दुरुपयोग किया। अरे भाई, आप कृषि मंत्री हैं, कृषि पर 2 शब्द बोल के जाते अच्छा लगता। हमारे गन्ना किसानों की क्या हालत है उसके ऊपर बोलकर जाते अच्छा लगता। आप कृषि मंत्री हैं, चीनी के दाम रोज बढ़ रहे हैं, आप उस पर बोलकर जाते 2 शब्द अच्छा लगता। त्योहारों का सीजन है, हमारे तमाम सनातन के बड़े बड़े त्योहार सामने अगले 2 महीने में हैं। चीनी के ऊपर गुड़ खा के बैठ गए, मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए हमें प्रतिक्रिया देनी पड़ी। जो सब कमेटी उस समय पर बनी थी, हमारे बाबा तो साधु संत तो बड़े सीधे हैं, भोले हैं, वो तो भाजपा वाले असलियत थोड़ी ना बताएंगे उनको कि उस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी। रामनाथ कोविंद कमेटी ने, उस कमेटी ने एक कैलकुलेशन का मेथड, सिंह एंड मिश्रा रिपोर्ट थी, उसके अंदर 2 लोग थे, सिंह साहब और मिश्रा साहब, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन का मेथड अपनाया। वो बीजेपी के लोग नहीं बताएंगे देश को। लगभग 10,000 11,000 करोड़ रुपया हमारे जनरल इलेक्शन में लोकसभा में खर्च होता है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो विधानसभा के चुनाव में 300 से 400 करोड़ रुपया खर्च होता है। लेकिन साधु महात्माओं को यह नहीं बताया गया कि धामी साहब ने अपना चेहरा चमकाने के लिए 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर ली। मोदी साहब ने अपना चेहरा चमकाने के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर ली। लेकिन इलेक्शन में खर्चा बच जाएगा, देश तरक्की करेगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। अब सुनते सुनते कान पक गए हमारे। 12 साल हो गए सुनते सुनते इनके जुमले। जो सिंह एंड मिश्रा ने कैलकुलेशन का मेथड अपनाया था, उसके ऊपर तमाम सवाल या निशान लगे थे। शिवराज सिंह चौहान को पता है, लेकिन बाबाओं को नहीं बताएंगे। बाबाओं तो हमारे भोले हैं बेचारे, उनको सच्चाई नहीं बताएंगे कि जिस मेथड से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल वे में देखें, अगर एक ही बार में एक चुनाव होता है तो ज्यादा खर्चा आएगा, ईवीएम ज्यादा लगेगी। और वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट आई थी संसद में, हमारे भोले भाले बाबाओं को तो पता ही नहीं। वो 1 टाइम इलेक्शन नहीं है, वो 1 ईयर में इलेक्शन है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है, 1 ईयर और 1 टाइम। भाजपा वालों को सब पता है, लेकिन हमारे संत बाबाओं को
ये सब चीजें नहीं बताएंगे। हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है एमसीसी, वो ये कहता है कि केवल घोषणाएं बंद होती हैं, विकास बंद नहीं होता, विकास के कार्य बंद नहीं होते, डेवलपमेंट वर्क्स बंद नहीं होते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में केवल आप मोदी जी जो झूठी झूठी घोषणाएं करते हैं लाल किले के प्राचीर से, वो बंद होती है। अब बाबाओं को बेचारों को क्या पता, भाजपा उनको गुमराह करके एक मंच बनवाती और उस मंच के माध्यम से दुर्भाग्य यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता। वो तथाकथित बाबा, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, वो कैसे मोदी नामा पढ़ते हैं, कैसे धामी नामा पढ़ते हैं, सबने देखा है। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए अभद्र शब्दावली का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि ये भारतीय लोकतंत्र का अपमान है। इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इस 12 साल में सरकार ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर, चुनाव सुधार के नाम पर आज तक एक भी बिल नहीं लेकर आई। अगर कोई लेके आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि इस चीज से चुनाव सुधार होंगे हमारे। कभी SIR आएगा, कभी देश की जनता को यहां कर दो, कभी वहां कर दो, कभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने घर से बना दो, अपने स्टाफ का आदमी बना दो, ये सब धंधे किए। लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर एक भी रिफॉर्म्स ये सरकार नहीं लाई। लेकिन बाबाओं को थोड़ी बताया होगा इन्होंने, बाबा जी तो बेचारे बड़े सीधे हैं हमारे। इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ की कंपनियों से, बीफ कंपनियों से पैसा खाती हैं ये सरकारें भाजपा की, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करती हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंडिंग पर कोई बात नहीं करती हैं। अब आते हैं संवैधानिक व्यवस्था पर। हमारे देश में विविधता है, भाषा की, जाति की, धर्म की, क्षेत्र की, तमाम विविधताएं हैं। दक्षिण भारत उत्तर से बिल्कुल अलग नजर आएगा। हमारे हिस्टोरिकल जेनेटिक हम अलग अलग हैं, हम तो एंथ्रोपोलॉजिकली भी अलग अलग हैं। विविधता को कैसे बनाया जाए संविधान ने संरक्षित किया। इसीलिए 129वां जो संविधान संशोधन बिल है वो मिड टर्म पोल की बात करता है कि हमारे देश में मिड टर्म पोल हो सकते हैं अगर सरकार गिरती है तो। और 109वां जो संविधान संशोधन है वो ये कहता है कि फुल टर्म सरकार रहेगी। मान लीजिए सरकार में विधायकों में तोड़फोड़ भी हो जाती है, मुख्यमंत्री मनोज जी की जगह बालेश्वर भाई बनते हैं और विधायक यही है जो मंच पे बैठे हैं, तो बालेश्वर भाई केवल वही टर्म तक मुख्यमंत्री रहेंगे 5 साल में से जो समय बचा हुआ है मनोज जी के बाद, क्योंकि विधायक वही है, सरकार वही। तो 129 और 109वां संशोधन जो कहता है वो सीधा सीधा ये कहता है कि किस तरह से जनादेश का सम्मान भी हो और सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी। तमाम सवाल उठे थे, जेपीसी में भी तमाम सवाल उठे थे, लेकिन क्योंकि राम मंदिर की डकैती और तमाम चीजों से, केदारनाथ बाबा पे चोरी और बद्री विशाल में चोरी, उनसे ध्यान भटकाना है, इसलिए बाबाओं को बैठाओ, गुमराह करो इस देश की भोली भाली जनता को। विकास की रफ्तार कम हो जाती है। लाला रामदेव ने कल कहा है, अब लाला जी अपने प्रोडक्ट बेचने से थोड़ा सा इधर फिर वापस मुड़े। इनसे पूछा गया था कि आप तो कह रहे थे 35 रुपए में पेट्रोल दूंगा मैं, मेरी सरकार आ जाएगी तो मोदी जी की। बोला जा, जवाब नहीं देता, मेरी पूछ पड़ेगा। यही शब्द थे ना, 35 रुपए में पेट्रोल, 200 रुपए में सिलेंडर और 4 लाख करोड़ रुपया और पता नहीं क्या क्या था। अभी 10 दिन पहले मुझे तो लगा था कि कुछ शायद भाजपा वालों ने उपेक्षा कर दी है, इसलिए कुछ आंदोलन की बात कर रहे थे। अब लगता है भाजपा ने फिर झपकी पा ली है उनको।
वापस फिर जीडीपी बढ़ जाएगी और पता नहीं क्या क्या कर कह के चले गए का। दुर्भाग्य ये है कि महंगाई कैसे कम होगी वन नेशन वन इलेक्शन से शिवराज सिंह चौहान नहीं बोले थे, बाबाओं से बुलवाए। इनकी क्रेडिबिलिटी भाजपा की समाप्त हो चुकी है। भाजपा वाले कोई भी बात कहेंगे, जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। अब हमारे बहुत सीधे सीधे स्पष्ट निष्कर्ष कांग्रेस पार्टी के, और यही हमारा कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, मान लीजिए किसी राज्य में बीच में सरकार गिर गई, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगाना किसका काम है? केंद्र का काम है। केंद्र ज्यादा मजबूत हो जाएगा, हमारे संघीय ढांचे को कमजोर करेगा। ये केंद्र जब चाहेगा, जब विधायक खरीदेगा, बेचेगा। कल शिवसेना की सरकार थी, अगले दिन शिंदे साहब की सरकार आ जाएगी, परसों किसी और की सरकार आ जाएगी। इससे कहीं ना कहीं संघीय ढांचे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। और जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों का आधिपत्य हो जाएगा, सुपरमेसी ऑफ द नेशनल इश्यूज। अगर कॉर्पोरेशन का चुनाव रानीपुर का, शिवालिक नगर का, यहां का, ऋषिकेश का, उनके मुद्दे अलग हैं। इनका क्या जा रहा है? पुलवामा में कुछ होगा, पूरे देश को कपटी राष्ट्रवाद में भर देंगे, और तमाम जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, राज्यों के मुद्दे हैं, वो दब जाएंगे। राष्ट्रीय मुद्दों का आधिपत्य हो जाएगा, जो भारतीय संघ के लिए गलत होगा। क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा होगी। इससे बर्थ ऑफ टू नेशनल पार्टीज होगा। भाई भाजपा के पास तो पीएम केयर फंड में माल आता है, नोटबंदी का माल अभी तक खर्च नहीं हुआ उनका। वो तो बीफ कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में माल ले लेते हैं। लेकिन जो छोटे दल हैं, राष्ट्रीय दल ना हो के क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या उनके पास उतने रिसोर्सेज होंगे? मोदी जी तो एक जेब में अडानी को, एक को अंबानी मिले को लेके चलते हैं, और ऊपर वाली में इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ। क्या क्षेत्रीय दल एक बार के जो चुनाव होंगे समय के, क्या उसमें कंपीट कर पाएंगे राष्ट्रीय दलों से? उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन भारतीय संघवाद, फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसमें टू पार्टी सिस्टम अगर होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घातक होगा। और अगर मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं किसी राज्य में, सरकार गिरी गई, तब फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आपका सारा गणित बिगड़ जाएगा। 1952 में जब चुनाव शुरू हुआ तो एक ही समय पे विधानसभा और लोकसभा शुरू हो गए थे। अभी कहते साहब नगर पालिका, नगर पंचायत तो एक बार में होनी चाहिए। अरे नगर पालिका, नगर पंचायत का तो बिल ही बहुत लेट आया है। हर 2 साल में, 3 साल में ऐसा पॉपुलेशन का वो होता है, जो आज नगर पालिका है कल को निगम हो जाएगा, आज जो नगर पंचायत है वो नगर पालिका हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ इस चुनाव में हो सकता है कोई गांव है, गली में हो सकता है वो नगर पालिका हो जाए। ये केवल गुमराह करने के इनके फार्मूले हैं। धन वर्सेस लोकतंत्र नहीं कर सकते। अगर 2 पैसे बचते भी हों, जबकि बच नहीं रहे हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो पैसा ज्यादा खर्च होता है। ये इन्हीं की कैलकुलेशंस, तमाम कैलकुलेशंस बताती है। लेकिन क्या 1000-2000 करोड़ रुपए बच भी रहे हो, अगर उसको बचाने के लिए क्या पूरे संघीय ढांचे को, क्या छोटी पार्टियों को, क्या क्षेत्रीय भावनाओं को, क्षेत्रीय मुद्दों को, क्या सबको तिलांजलि दे देनी चाहिए? मैं समझता हूं ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। और डिबेट हो सकती है, जेपीसी डिबेट कर रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसका निष्कर्ष अभी तक आया नहीं। रामनाथ कोविंद जी ने जो रिपोर्ट दी थी राष्ट्रपति महोदया को, वो भी छन के बाहर आई है। उसका प्रारूप पूरा जो है वो अभी तक नहीं आया है। इसी रिपोर्ट के 182वें नंबर पेज पर यह लिखा है
चुनाव सेम ईयर में होंगे, नॉट सेम टाइम। 182 नंबर पेज जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने दी। बाबाओं को तो, हमारे साधु संतों को तो बताया नहीं होगा भाजपाइयों ने, कि ऐसा भी लिख के आप ही की सरकार ने दिया है, आप ही की रिपोर्ट आ रही है ये। अगर एक साल में होता है तो उसमें क्या गारंटी है कि लोकसभा विधानसभा अलग अलग नहीं होंगे? इनकी नियत और नीति दोनों खराब। बिहार में चुनाव, लोकसभा का चुनाव बिहार में 40 सीटों का 7 फेज में हुआ, 7 फेजेस। अब यूपी का और हमारा चुनाव आ रहा है तो देख लेते हैं कितने फेज में चुनाव होगा। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो और अपने इलेक्शन कमीशन से क्या करवाते हो, एक एक राज्य में 5-5, 7-7 फेजों में चुनाव करवाते हो। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप बड़े बड़े राज्यों में एक फेज में कराओ ना चुनाव, किसने मना किया? वो नहीं कराएंगे, लेकिन देश की जनता को गुमराह करेंगे। इसमें नेशनल और प्रांतीय जो अपेक्षाएं हैं उनका द्वंद्व है। जो हमारी बहुरंगी छटा है भारतीय लोकतंत्र की, उसका शरण है और जवाबदेही समाप्त होती। अब क्या होगा? हमारे यहां के सांसद तो कभी दिखते नहीं। अगर विधानसभा लोकसभा साथ साथ होगा तो विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएंगे। आज तो डर है कि अगर यहां विधानसभा हम हार गए बीजेपी को, तो लोकसभा में भी हम हारेंगे। अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है। लेकिन अगर दोनों साथ होंगे, ये तो छोटा राज्य है हमारा, उत्तर प्रदेश में 80 विधान लोकसभा है, उनको डर है कि बीजेपी की सरकार अगर गिरती है तो लोकसभा में सीधा 80 सीटों पर प्रभाव आएगा। तो राज्य सरकार के ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। अगर नगर निगम कोई अच्छा काम नहीं करेगी तो विधायक के ऊपर अकाउंटेबिलिटी है कि मेरे कॉर्पोरेटर या मेरी नीचे के जो लोग हैं नगर पालिका नगर पंचायत के, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो मैं भी हार जाऊंगा। अगर तीनों चुनाव साथ होंगे तो अकाउंटेबिलिटी तीनों की समाप्त हो जाएगी। मोदी जी नई नई जैकेट पहन के आएंगे, पाकिस्तान को गालियां, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, 80-20 और जनता बह जाए। मुद्दे भी तो छाट छाट के लाते हैं ना, मंगलसूत्र, मुजरा, कहां से कौन किससे लिखवाते हैं देश के प्रधानमंत्री। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वन नेशन वन इलेक्शन से लगेगा। जवाबदेही समाप्त हो, विधानसभा वर्सेस लोकसभा जो आज है वो समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति का, एक दल का या 2 दलों का देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रभुत्व बढ़ जाएगा। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए समाप्ति का, उसके लिए प्रश्न चिन्ह लगाने का एक मुद्दा हो जाएगा। हमारी वैविध्यपूर्ण जनता है, आबादी है, हम अमेरिका नहीं है कि सब मिलकर एक राष्ट्रपति चुन रहे हैं, राष्ट्रपति मालिक है। 400 पार का नारा लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उनके गले नहीं उतरा कि संविधान को अगर बदलेंगे तो हम ऐसी सरकार नहीं चाहते। अब आता है कि भाजपा के तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपना सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, भाजपा के तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के लिए हमारे साधु संतों को भी विचार करना चाहिए। हमारे साधु संत हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय, लेकिन उनको भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जनता पूछ रही है 35 रुपए में पेट्रोल कहां है, जनता पूछ रही है वो 4 लाख करोड़ लाला रामदेव जी कहां चले गए। उन्होंने कल करेंसी की भी बात की, मतलब गजब ही हो गया लाला रामदेव। इतनी करेंसी की गिरावट पिछले 2 साल में हुई है रुपया डॉलर की तुलना में। उन्होंने कल पासपोर्ट की भी बात की, हमारे पासपोर्ट का कब बढ़ जाएगा। रामदेव साहब, हमारा पासपोर्ट 9 पॉइंट गिरा है और 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो चुके हैं हिंदुस्तान के बच्चों के।
लगभग 900 पासपोर्ट एक दिन में हिंदुस्तानी सरेंडर कर रहा है अपना। वो दुबई भाग रहा है, कनाडा भाग रहा है, यूरोप भाग रहा है, ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, न्यूजीलैंड भाग रहा है, अफ्रीका भाग रहा है, कहीं भी भाग रहा है। कितनी पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। अरुणाचल के पासपोर्ट, अरुणाचल के लोगों का जो पासपोर्ट है हिंदुस्तानी, उसको चीन मान नहीं रहा है। कभी उस पर भी दो शब्द बोल दीजिए और जयशंकर प्रसाद कल से सवाल पूछ लीजिए। साधु संतों का हम बहुत सम्मान करते हैं, सर झुका के हाथ जोड़ के इस मन से मैं नमन करता हूं। लेकिन एक छोटा सा भारतीय होने के नाते केवल ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी भारत नहीं, बीजेपी हिंदुत्व नहीं है, सरकार भारत नहीं है, मोदी भारत नहीं है। मोदी हिंदू धर्म नहीं है, आरएसएस हिंदुत्व का ठेकेदार नहीं है। इसलिए आप अपने मंचों का दुरुपयोग मत होने दीजिए। बहुत से कथावाचक थे, आज उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। बहुत से कथावाचक थे जो केवल भाजपा के नाम से आप जाने जाते हैं। आप साधु संत हैं, आप अखाड़ा चलाते हैं, आप कुंभ की अगवानी करते हैं। आपके अर्ध कुंभ को कुंभ बना दिया इन भाजपाइयों ने। एक बार इस पर भी मंच सजा लीजिए, अच्छा लगेगा सबको। एक मंच इस पर भी सस्ता कि केदारनाथ बद्रीनाथ में जो चोरी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। शंकराचार्य की पालकी फेंक दी गई उठाकर, उसको लगा दिया उनके ऊपर। जब आर्य नगर में मंच नहीं सजा तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। आधे अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास करके मोदी ने अपने वोटों के चक्कर में गलत मुहूर्त पर राम मंदिर का उद्घाटन किया, तब आपने मंच नहीं सजाया। चारों शंकराचार्यों को बाहर कर दिया राम मंदिर के उद्घाटन से, तब आपके अखाड़े खामोश रहे। गाय को काटने की परमिशन भाजपा ने सरकारी परमिशन दे दी, तब ये साधु संतों का मंच नहीं सजा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं तहे दिल से, तो बहुत लंबे टाइम आश्रम में रहा हूं। लेकिन जब भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 20 कंपनियों से, पशुओं को काटने वाली कंपनियों से पैसा ले रही थी, तब ये मंच नहीं सजा था। लाला रामदेव के मुंह से 2 शब्द नहीं मिले। गाय की फोटो छाप के घी तो बेच लूं मैं, लेकिन जब गाय कटे तो मैं चुपचाप खामोश होके शीर्षासन में चला जाऊं। ये दोहरी नीति आपकी नहीं चलेगी। क्या अंकिता भंडारी इस देश की, इस प्रांत की बेटी नहीं थी? क्या इन साधुओं की बच्ची नहीं थी वो? धामी से नहीं पूछ सकते आप मंच पर रह के, धामी साहब बताइए, हम सारे साधु संत आपसे पूछ रहे हैं कि अंकिता भंडारी की सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची? दुर्भाग्यपूर्ण है, एक गलत सरकार का फैसला जो सरकार लेने की दिशा में बढ़ना चाहती है, उसको आप समर्थन दे रहे हैं बिना उसकी गहराई को समझे। भाजपाइयों का तो धंधा है, उनको तो वोट चाहिए, देश की जनता को गुमराह करना है। आप लोगों के बीच में मैं राम मंदिर की डकैती पर भी इसी मंच से कांग्रेस परिवार ने आपसे बात की। मैं तो चाहता था कि एक मंच राम मंदिर की डकैती के ऊपर भी सजे और सारे खाड़े साधु संत सवाल पूछे सरकार से। हमारी अपेक्षा, हम सर झुकाकर अपने संत समाज से निवेदन करना चाहते हैं, भाजपा के जो राजनीतिक गुण हैं वो राजनीति कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक तौर पर लड़ाई हमारी पहले भी थी, आगे भी रहेगी,
वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए घातक है। आर्थिक तौर पर भी नुकसान है, सामाजिक तौर पर भी नुकसान है, लोकतांत्रिक तौर पर भी नुकसान है, संघीय ढांचे के तौर पर भी है, संवैधानिक तौर पर भी नुकसान है। ये भाजपा वाले नहीं बताएंगे। इसलिए पुनः मैं सभी साधु संतों से हाथ जोड़कर सर झुकाकर निवेदन करना चाहूंगा, जब भी आपके पास भाजपाई आए तो कहिएगा वो रिपोर्ट की कॉपी लेकर आए जो रामनाथ कोविंद ने दी है। यहाँ हरिद्वार में आकर भाजपाइयों झूठ फैलाना बंद करो। हमारे साधु संत हमारे आदरणीय पूजनीय हैं, उनको गुमराह करना बंद करो। इन्हीं शब्दों के